ज्ञान दीदी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन। चोल वंश का हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। कौन शासक हुए, कैसे हुआ, संगम वंश के बाद में 9वीं शताब्दी में कौन राजा हुआ, ये सारी डिटेल हमने अध्ययन कर लिया गया है। आज पढ़ेंगे चोल वंश का प्रशासन कैसा था, उसका समाज कैसा था, उसमें क्या क्या कला उत्पन्न या कला सामने उभर कर आई थी। तो सबसे पहले हम चोल प्रशासन देखें तो चोल प्रशासन में कोई लिखित नहीं था, ये राजतंत्र था, राजा ही सर्वस्व होता था। और दो प्रकार के अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी को पेरुनंद्रम कहा जाता था और जो निम्न अधिकारी होते थे उसको शेरुनंद्रम कहा जाता था। ये इनके अलग अलग नाम दिए गए थे। तो उच्च अधिकारी को पेरू और निम्न को शेरुनंद कहा जाता था। ठीक है। अगर ये कुल 6 प्रांतों में विभक्त था। चोल वंश का जो राज्य है, चोल वंश का प्रशासन 6 प्रांतों में विभक्त था, 6 प्रांतों में बंटा हुआ था और इन प्रांतों को मंडलम कहते थे। ठीक है। इन प्रांतों को एक नाम दे दिया गया था, मंडलम। अब 6 प्रांत कौन कौन से होते थे, जैसे राज्य, मंडलम, कोट्टम, नाटू, पूरम और ग्राम। ये कुल इसके 6 भाग थे। ठीक है। तो मंडलम का उपभाग कोट्टम था और कोट्टम का उपविभाग नाटू, पूरम और ग्राम थी। ठीक है। नाटू को नाटक बोला जाता था और गांव के अंदर जो सभाएं होती थी उसको नगरतम कहा जाता था। और इसमें हर प्रत्येक साल में निर्वाचित होकर सदस्य चुना जाता था और ये सब शासन था। इस पर राजा का ज्यादा आधिपत्य नहीं था। ये जो लगान वगैरह है उसको वसूल करके ग्राम सभा वाले राजा को देते थे। ठीक है। तो ये इनका प्रांत हो गए। जैसे 2 इनके अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, इनके अलग अलग इनके नाम हो गए। फिर चोल वंश को 6 प्रांतों में बांटा गया। तो ये प्रांत हो गए 6। और इनका जैसे मंडलम का उपविभाग कोट्टम होता था और कोट्टम का उपविभाग नाटू, पूरम और ग्राम होता था। आगे हम देखें तो जो चोल वंश था उसको राजस्व आय लगभग कर से ही प्राप्त होती। लगभग यदि और भी कई कर लगे हुए थे, लेकिन करों के बजाय कृषि से सबसे ज्यादा आय चोल वंश को प्राप्त होती थी। ठीक है। चोल वंश की हम आय देखें तो कुल भूमि का 6ठा भाग, ठीक है, कुल भूमि का 6ठा भाग है वो राजस्व के रूप में किसान देते थे। ठीक है। और इसमें राजस्व अनाज और मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा के रूप में प्राप्त होता था। एक तो अनाज होता था और दूसरा स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है। जो सोने की मुद्राएं थी उससे राजस्व आय दिया जाता था। और चोल वंश में जो सोने का सिक्का था, सोने का जो सिक्का था चोल वंश के अंदर, उसको काशु कहते थे, ध्यान में रखना। और इसका वजन होता था 16 ओश। ये छोटे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं कि सोने के सिक्के को चोल वंश में क्या कहते थे, तो कांसु। और इसका वजन कितना होता था, 16 ओश। ठीक है। अब हम इसकी सैन्य व्यवस्था देखें तो सैनिकों
पैदल सवार थे, घुड़सवार थे, हाथी सवार थे और नौसेना थी। कहते हैं कि चोल वंश की नौसेना काफी मजबूत थी, बड़ा जहाज बेड़ा भी था और एक अरब सागर, जो बंगाल खाड़ी है अरब सागर है, उसको ये चोलों की झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेना थी। और इसके बाद में हम अगर सिंचाई वगैरह की देखें नहरें, तो सबसे पहले दक्षिण भारत में नहर लाने का कार्य चोल वंशों ने किया। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया है? चोल वंश। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखना आप, नहरों का। और मैंने आपको बताया था जो राजेंद्र प्रथम था उसने चोल गंगम नाम का एक तालाब का निर्माण किया था। चोल गंगम तालाब बनवाया था, ये सिंचाई के लिए बड़ा उपयोगी था। और भी सिंचाई के लिए कई इस प्रकार के साधन थे जिससे किसान आसानी से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकते थे। तो ये थी इनकी सिंचाई व्यवस्था। अब हम देखें तो चोल वंश का हम देख लेते हैं कला। चोल की हम कला देखें तो स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास चोल वंश में हुआ है, या उधर के सामने आई है। और द्रविड़ जो शैली थी इसमें चोल वंश के मंदिर बने हुए हैं, वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट चोल वंश के नमूने हैं। और मैंने आपको बताया राजराज प्रथम था, उसने द्रविड़ जो उसकी शैली थी उसके अंदर राजराजेश्वर या बरदेश्वर मंदिर बनाया था। उसकी विशेषता क्या थी? जो द्रविड़ शैली थी उसकी विशेषताएं देखें हम तो वर्गाकार मंडप, गोपुरम, और जो इसके स्तंभ थे वो बहुत ही अच्छे कलात्मक तरीके से बनाए हुए थे। और वो मंदिरों की जो गौरव ये कला है ये चोल काल वंश में ही उभर कर सामने आती है। ठीक है, और इसका सबसे अनूठा उदाहरण आपको मैंने बता दिया, राजराजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर सबसे अच्छा तंजौर में बना हुआ है। और यहाँ नटराज की कांसे की एक मूर्ति भी बनी हुई है जो सबसे अच्छा उदाहरण है चोल वंश का। ठीक है, नटराज शिव की है, नटराज शिव की किसकी बनी हुई है? कांसे की। ये भी ध्यान में रखना, नटराज शिव की कांसे की मूर्ति बनी हुई है जो चोल वंश का सबसे अच्छा उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, अब हम कला के अंदर और भी देखा जाए तो कई अच्छे प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी उन्नति इसने व्यवस्था की है इसने चोल वंश के कारण कला के अंदर। और भी कई शासकों ने अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए। मैंने आपको बताया था लगभग सभी शासकों ने, एक शासक ऐसा आया था विक्रम चोल जो इसे धर्म को या नहीं मानता था। और ये किस धर्म के थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। ध्यान में रखना, मतलब शिव को मानने वाले थे। जितने भी शासक हुए हैं चोल वंश के सब शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन विक्रम चोल आया था वो धर्म को नहीं मानता था और उसने कई मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। ठीक है ना, उसका ध्यान रखना। पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा था चोल वंश जो शैव धर्म को नहीं मानता था, और सभी शैव धर्म को मानते थे। धर्म शैली विशेषता थी, इसमें वर्गाकार थी, मंडप बनाता था। और इसके पारंपरिक चिन्ह के रूप में कई इसने ब्रैकेट सिंह जैसे प्राकृतिक मंदिरों के ऊपर बनाए भी जाते थे। ठीक है, ये था। अब आगे हम देखें इसका तो समाज देखते हैं चोल का। चोल का समाज है उसके अंदर कहते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। जब दक्षिण भारत में और वंशों की बजाय हम चोल वंश का देखें तो उसमें सबसे अच्छी स्थिति थी स्त्रियों की, और उसको शिक्षा का अधिकार था। और ये कई उस पदों पर भी नियुक्त थी जो राजकाज कार्य में भाग लेती थी और खुद अपनी स्वामिनी होती थी या खुद मालिक होती थी। और देवी व्यासपर्धा और देवीदास ये दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। देवीदास क्या होता था? मंदिर के अंदर
जो भगवान थे उनको उनकी परंपरा थी, तो ऐसा माना जाता था कि लड़कियां उसके सामने डांस करके उनको प्रसन्न करें, तो लड़कियों को देवी बनाकर उसके सामने या मंदिर में रखा जाता था। तो देवी दासी प्रथा थी और दास प्रथा थी, तो कुछ व्यक्तियों को या निम्न जातियों को गुलाम बनाकर इसमें रखा भी जाता था। ठीक है, तो हमने चोल प्रशासन के बारे में देखा। तो चोल प्रशासन में 6 मंडल भाग बने हुए थे, जिसको मंडलम कहते हैं। तो कई बार इन भागों के नाम पूछ लिए जाते हैं या ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चोल वंश के अंदर जो कितने प्रांत थे, 6, उन प्रांत को क्या नाम दिया गया था, मंडलम उच्च अधिकारी को क्या कहते थे, निम्न अधिकारी को क्या कहते थे। और इसके बाद में हम देखें तो जो सबसे बड़ा जहाज का बेड़ा भी कहते हैं किसका था, नौसेना के द्वारा ये प्रयोग करते थे। हाथी भी थे, पैदल भी यात्री थे और घुड़सवारी भी इसमें प्रचलित थी। और इनके सैनिक थे वो बड़े अच्छे और सुदृढ़ थे। और ये चोल वंश का जो कला थी सबसे ज्यादा, इसका अपने कला का भी तो हुआ है, लेकिन जो द्रविड़ कला है वो सबसे ज्यादा चोल वंश के प्रशासन काल में ही उन्नति हुई है, जिसका हमको उदाहरण राजराजेश्वर का जो मंदिर है उसको देखने की मिलती है, जो बृहदेश्वर मंदिर मिला है। ठीक है, और भी कई राजाओं ने कई प्रकार के मंदिर बनाए। जैसे प्रथम जो विजयनगर वाला था वो नरसिंह वाला, उसने देवी का बहुत सुंदर ही मंदिर बनाया था। इस प्रकार ये द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं भी थी। वर्गी का वर्गाकार था, मंडम थे, उससे गोरुम थी। गोरपुरम जो मंदिरों की एक शैली है, बनाने की कला है, वो सबसे ज्यादा पहले चोल वंश में प्रचलन उसका हुआ बता रहे हैं। इससे ज्यादा पहले आगे इसका उपयोग नहीं किया गया था। और एक जो नहरों का निर्माण सबसे पहले दक्षिण भारत में चोल वंश ने कराया। कई प्रकार के तालाब बनाए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। और समाज हम देखें तो समाज के अंदर ये शैव धर्म को मानने वाले थे, स्त्रियों की अच्छी स्थिति अच्छी बताई जाती है। वो शिक्षित भी थी, राजकाज कार्य में भाग भी लेती थी, अपने स्वयं की स्वामिनी मालिक होती थी। और इसमें देवी दास और दास प्रथा प्रचलन थी। मैंने आपको देख के बताया कैसे मंदिरों में सामने उनको नाचने की विवश किया जाता था, और दास प्रथा भी। तो ये था हमारा चोल प्रशासन। आज के लिए इतना ही।